एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क में। धर्म जागरण, राष्ट्रभक्ति, स्वराज, धर्मांतरण, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर पूरे देश में बहस होती रहती है। समय समय पर राजनीतिक दल इन शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन असल में इन शब्दों का मतलब क्या है और भारत के लिए ये कितने महत्वपूर्ण है। बेगूसराय भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राकेश सिन्हा से देखिए एक विशेष बातचीत के कुछ अंश। सर, आपने कई किताबें भी लिखी है स्वराज से संबंधित, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित। वाकई में सर स्वराज हिंदुस्तान के इसमें आप कैसे देखते हैं, क्या है ये स्वराज? देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद देश को अपने स्व के आधार पर अपनी संरचनाओं का निर्माण करना था, लेकिन नेहरू काल में जो भारत की संरचनाएं निर्मित हुई और भारत की जो एक पद्धतियां चली उसमें यूरोप केंद्रित ही रहा। इसलिए हम पूरी दुनिया में एक समृद्ध संस्कृति होने के बावजूद, सभ्यता का एक लंबा इतिहास होने के बाद भी हम यूरोप के पीछे चलते रहे। इसी कारण से जो एक स्वतंत्रता का जो आभास अपनी संस्कृति में सभ्यता के तौर पर और विचारों के तौर पर होना चाहिए, यानी विचारों का स्वराज हमें प्राप्त नहीं हुआ था। राजनीतिक स्वराज और विचारों के स्वराज में बुनियादी अंतर है। जो नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद 1925 से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस विचारों के स्वराज को भारत केंद्रित संरचना बनाने और भारत केंद्रित चिंतन प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है, वो हम मूर्त रूप में मिला। पहली बार ऐसा है कि भारतीय राज्य भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की विरासत को लेकर अपनी नीति और अपने कार्यक्रमों का निर्माण कर रहे हैं। सर, एक सवाल और है, धर्मनिरपेक्षता क्या आज की तारीख में, क्योंकि अल्पसंख्यक राजनीति के मुद्दे भी कई बार गरमाए दिए जाते हैं, क्या लगता है सर, आपका क्या कहना है, धर्मनिरपेक्षता क्या भारत के उसमें आज सही है, क्या संभव है? जिस देश में 1931 की जनगणना में 1,09,000 पारसी थे और 24,000 यहूदी थे, उन पर कोई संकट नहीं आया, तो भारत में जो सबसे छोटे धर्म होते हैं या संप्रदाय होता है उसे सौहार्द की दृष्टि से देखा जाता है, यानी विविधता का ही नाम हिंदू सभ्यता और संस्कृति है। इसी कारण से प्रकारांतर में नए संप्रदाय, नए दर्शन, नए धर्मगुरुओं का निरंतर एक प्रवाह की तरह आगमन होता है। उस देश में यदि कोई धर्म या संस्कृति एकत्व की बात करे, एकरूपता की बात करे, जो बाहर से आने वाले धर्मों ने किया, तो पंथ निरपेक्षता को खतरा उनसे है। वे भारत में उनका स्वागत है, लेकिन भारतीयता के अनुसार, यानी भारत की विविधता के जड़ को यदि समृद्ध करते हैं, विविधता के फल को खाना और विविधता के जड़ को समृद्ध करने, दोनों में बुनियादी अंतर है। तो ये धर्मावलंबी बहुसांस्कृतिकवाद के नाम पर सभी अधिकार तो लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुसांस्कृतिकवाद बना रहे, इसके लिए प्रयास तो दूर की बात रहे, उसके जड़ में मट्ठा डालते हैं। इससे भारत की पंथ निरपेक्षता को खतरा उन संप्रदायों, धर्मों एवं दर्शन से है जो एक रूपतावादी हैं। भारत में कोई भी धर्म दर्शन एक रूपतावादी नहीं है। धर्मांतरण क्यों हो रहा है ऐसा और उसके लिए क्या नीतियाँ बननी चाहिए और क्या बन रही है? देखिए, धर्मांतरण का एक बुनियादी कारण समाज का अपने ही भाइयों के प्रति उदासीनता का भाव है। एक कारण तो यह है, और समाज के भीतर कुछ विरोधाभास है। उस उदासीनता और विरोधाभास का लाभ उठाकर ईसाई मिशनरियाँ और इस्लामिक ताकत, जिसमें बल का और धन, छल का, तीनों का प्रयोग करके धर्मांतरण कर रहे हैं। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता और इसके आनुषांगिक संगठन वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती जैसे संगठन सक्रिय नहीं रहते, तो आज देश के डेमोग्राफी बहुत बदल गया होता। तो भारतीय राज्य ने नेहरू युग में
इन संस्थाओं को प्रोत्साहित किया धर्मांतरण के लिए, चूँकि इनकी पंथ निरपेक्षता की अवधारणा में हिंदू का क्षरण पंथ निरपेक्षता होता था और कथित अल्पसंख्यकों का संवर्धन पंथ निरपेक्षता का विकास होता था। अब परिभाषाएं बदल रही हैं, इसमें दोनों दृष्टि से काम करना पड़ेगा। अपने समाज में जो विरोधाभास है, जो गरीबी है, जो भेदभाव है, उससे समय सीमा में लड़ना और समय सीमा में उसे समाप्त करना, और जो बाह्य ताकतें धर्म परिवर्तन करती हैं उन पर सीधे कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाना। नियोगी आयोग ने नेहरू काल में इसकी मध्य प्रदेश के लिए ही आयोग बना था और इसकी अनुशंसा की थी, लेकिन तब से कानून नहीं बना। अभी कुछ राज्यों में कानून बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है देशव्यापी कानून धर्म परिवर्तन पर बनना चाहिए। सर, अभी नारी शक्ति अधिनियम पास हुआ है, 33% आरक्षण देने की आपने बात करी है, सरकार ने बात करी है, लेकिन वो लागू होगा 2029 से, तो उसे अभी लागू करने में क्या परेशानी? देखिए, देश संविधान से चलता है। संविधानेतर मांग करने वाले लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को न पढ़ते हैं न समझते हैं, सिर्फ संविधान का नाम लेते हैं बिना परिसीमन किए हुए और बिना इसके लिए क्वासी जुडिशियल कमेटी बनाए हुए। यदि अभी 24 से लागू होगा तो इसे लागू कौन करेगी? चुनाव आयोग करेगी। अभी क्वासी जुडिशियल कमेटी बनाकर जिस प्रकार से लोगों की राय ली जाती है, अपील की जाती है और फिर ये देखा जाता है किसको करें और क्यों करें, किसको और क्यों में चुनाव आयोग को यदि आप पूरा अधिकार देते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी यदि ऐसा हो जाता है, राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी, सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी कल यदि या खड़गे साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी यदि महिला के लिए आरक्षित हो जाती है तो इन्हीं का आरोप होगा कि चुनाव आयोग ने ऐसा काम किया है जो उनको परेशानी में डाल रहा है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए एक हमारे यहाँ प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, यानी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा काम हो। ये प्रक्रिया को हटा देना चाहते हैं। ये आपातकाल मानसिकता वाले लोग हैं, कुछ भी करो, झटपट करो, संविधान की चिंता मत करो। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए आरक्षण अब संविधान के अंतर्गत आ गया है, कानून बन गया है और उसको लागू करने की बात है, वो प्रक्रिया के तहत लागू होगी। लेकिन खुद राज्यसभा सांसद विवेक तनखा साहब, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद हैं, वो खुद पेशे से वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, वो खुद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको एक दिन में कर सकता है, तो इसके पीछे क्या? तो इलेक्शन कमीशन तो एक दिन में क्या, 1 घंटे में कर सकता है, देश के किसी एक तिहाई को कर देगा। लेकिन ये बताइए कि लोकतंत्र में क्या किसी संस्था को उसकी सीमाओं से अधिक अधिकार देना चाहिए? यदि चुनाव आयोग को यह अधिकार दे दिया जाता, तनखा साहब ऐसी बातें कर कर संभवतः संविधान की भावना के प्रतिकूल कर रहे हैं। यदि इतनी ही छटपटाहट थी तनखा साहब में तो यूपीए के शासनकाल में 10 साल तक यदि ये छटपटाहट दिखा दिए होते हैं तो अभी तो महिला आरक्षण 19 में ही लागू हो गया होता है, 14 में ही लागू हो गया होता है। तो यूपीए के शासनकाल में ये छटपटाहट नहीं थी। तब तो जब कानून पास होता था तो राज्यसभा में पेपर फाड़े जाते थे, हंगामा मचता था। तो कांग्रेस की मंशा कभी ऐसी रही नहीं है और आज नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जीवटता से, इच्छा शक्ति से इसे पारित किया है, तब कांग्रेस उसमें खोट खोज रही है। मुझे लगता है अपने आईने में पहले कांग्रेस को अपनी तस्वीर देखनी चाहिए और संविधान के आईने में अपने आप को देखना चाहिए। सर, इंडिया और भारत आज का हॉट टॉपिक है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या फ़र्क है सर? क्या फ़र्क है? हम इंडिया भी कहें तो क्या? मैं किसी को कोई आपत्ति नहीं है, संविधान में इंडिया शब्द का उल्लेख है और उसका प्रयोग होता रहा। किसी ने इंडिया शब्द को रोका नहीं है, लेकिन किसी देश का नामकरण उसकी अस्मिता और उसके इतिहास और उसकी सांस्कृतिक विरासत के आधार पर होता है। जब संविधान सभा में इंडिया और भारत के बीच बहस चली, जो तर्क दिए गए, भले ही उन तर्कों को नहीं माना गया, संविधान सभा में एक कमलापति त्रिपाठी ने भारत के पक्ष में जो तर्क दिए वे सबको पढ़ना चाहिए। भारत के शब्द का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें बोध क्या होता है, और इंडिया शब्द का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें बोध क्या होता है। इंडिया शब्द एक भौगोलिक नाम के आधार पर दिया गया है, जब भी जिसके द्वारा भी दिया गया, लेकिन भारत का नाम भौगोलिक नहीं है। भारतवर्ष जब हम कहते हैं तो उससे संस्कृति बोध होता है। इसलिए भारत जहाँ नहीं भी है वहाँ भी भारत पहुँचता है। महेंद्र और संघमित्रा
अशोक के पुत्र जब लंका गए थे संस्कृति के प्रचार के लिए, तो उन्होंने साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। तो भारत एक विचार है, और वह उस विचार की उत्पत्ति हमारे अपने सदियों के अनुभवों से, सहस्त्राब्दियों के अनुभवों से और उसकी एक यात्रा से हुई है। इसलिए यह सुगम्य है, यह बोधजनक है और यह उपयुक्त है। लेकिन अन्य नाम भी भारत में आए हैं। आर्यवर्त है, हम अपने भाषणों में हिंदुस्तान शब्द का भी प्रयोग करते हैं, हम अपने भाषणों में ब्रह्मदेश का भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं। तो नाम तो अनेक चरणों में आए हैं, लेकिन जो मूल नाम है वो भारत ही है और भारत ही श्रेष्ठता का बोध कराता है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।